लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली भी यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब पहले समझना पड़ेगा हमको। लीनियर मोमेंटम तो हमको पता है, मास इनटू वेलोसिटी you get the linear momentum. Mass having velocity contained moving in the straight line we call linear momentum. जो भी वो बॉडी लेके उसमें वेलोसिटी आने के बाद वो स्ट्रेट मूव होता है, हम उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब लाइक एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोला जाता है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी एक क्लासरूम है, क्लासरूम में यहाँ पे 50 गर्ल्स के पास, हर एक गर्ल्स के पास 1 रुपीज़ है। यहाँ टोटल 50 गर्ल्स हैं, 50 गर्ल्स हैं तो 50 रुपीज़ हो गए। यहाँ 50 बॉयज़ हैं तो यहाँ 50 रुपीज़ हो गए। तो इस क्लासरूम में जब बॉयज़ को 25 रिक्वायरमेंट है, गर्ल्स के पास से 25 लेंगे वो, तो टोटल कितना हुआ? यहाँ पे 75 हुआ। लेकिन यहाँ पे कितना हुआ? 25 हुआ। लेकिन टोटल ऐड किया मैं 75 प्लस 25 कितना होता है? 100 होता है। जब इनको गर्ल्स को 75 ज़रूरत पड़ा तो यहाँ से यहाँ इनके पास, अब इनके पास 25 था, अब इनके पास 75 है। अब इनको कितना पड़ता है? अभी एक 50 रुपीज़ ज़रूरत पड़ता है अभी इनको, गर्ल्स को। तो इनके पास से 50 रुपीज़ लेते हैं। 50 लेने के बाद कितना होता है? यहाँ 75 होता है। यहाँ 50 रुपीज़ निकाले तो यहाँ 25 होता है। फिर यहाँ 75 और 25 ऐड किए तो क्लासरूम में कितना अमाउंट हुआ? 100 ही हुआ। मतलब ये सिस्टम में तुम्हें एक्सचेंज कर ले रहे, कितना ज़रूरत है, हाउ मच नीडेड, ये एक्सचेंजिंग द मनी। बट फाइनली इन द क्लासरूम, फाइनल क्लासरूम में 100 ही रहने वाले, पैसे कम नहीं होंगे और ज़्यादा भी नहीं होंगे। नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटिव इन दिस सिस्टम, दिस सिस्टम वी कॉल आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कितना ज़रूरत है एक्सचेंज कर ले सकते हैं, लेकिन फाइनली इसमें पैसे कितने रहेंगे? 100 ही रहेंगे। तो ये सिस्टम कंजर्व है। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, मतलब उसमें जो चीज़ है उतना ही रहेगा, ना उसमें बनेगा ना तो घटेगा। नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉट प्रोड्यूस्ड एनी अमाउंट इन दिस सिस्टम, जस्ट वी हैव हैविंग द सेम रहेगा। और एक्सचेंज कर कितना ज़रूरत है, लीडेड है, एक्सचेंज कर लेंगे। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, अभी कोई बाहर से 25 ऐड किया, बाहर से ऐड कर रहा है या तो अंदर से बाहर ले रहा है 25 रुपीज़, तो ये सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड नहीं बोला जाता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं बोला जाता है। ओके, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम तो कॉल्ड आइसोलेटेड, और कांस्टेंट मास एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। मतलब समझो कि एक बॉडी है, हम लोग जो फोर्स लगा रहे, फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगा? एक्सलेट करेगा और हैविंग द वेलोसिटी आएगा। जब मैं फोर्स को ज़ीरो करा, फोर्स को ज़ीरो करा, ज़ीरो करने के बाद ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। और हैविंग मास कांस्टेंट, सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ में ये कांस्टेंट मूव होता रहता है। और एक चीज़, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनका सबका मोमेंटम P1 P2 P3 P4 जब सब पूरे ये ज़ीरो रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, तो अंदर का मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब हम एक बॉडी का अंदर कितने पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, चेंजिंग मोमेंटम। हम फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम होता है, लेकिन मैं फोर्स को इन एब्सेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स को मैं ज़ीरो किया तो मोमेंटम कांस्टेंट। ओके, जब हमारा फोर्स ये ज़ीरो किया
तो ये मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अंदर से इनसाइड द पार्टिकल ये बॉडी अभी मूवमेंट से जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या हर एक पार्टिकल ये कांस्टेंट से जा रहा है, मतलब हर एक पार्टिकल में मोमेंट मास इंटू वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑफ दिस लॉ ऑफ सिस्टम सी है। अभी यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाई किया मोमेंटम हुआ, फोर्स को ज़ीरो किया मोमेंटम कांस्टेंट हुआ। अभी उसमें जो बॉडी है, बॉडी के अंदर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स रहते हैं। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स रहने के बाद उसके भी तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम रहेगा। तो हर एक मोमेंटम ये मोमेंटम कांस्टेंट है बोले तो हर एक मोमेंटम पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट जो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम वो मास रहेगा और वेलोसिटी रहेगा। मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, मास अलग है, वेलोसिटी अलग है। जैसे कि अभी ये पार्टिकल है, सबका मास अलग अलग है। ये मास m1 v1, इसका वेलोसिटी अलग होगा, मास 2 वेलोसिटी, सबका अलग अलग मास होगा, अलग अलग वेलोसिटी। लेकिन फाइनली हम लोग ऐड करने के बाद टोटल मोमेंटम हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो सेम रहेगा। तो लास्ट मोमेंटम इक्वल टू इक्वल ही रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा 0। तो उसी को बोला मैं आइसोलेटेड सिस्टम। This equation shows that in the absence of external force for a closed system, linear momentum of a individual particle may changing but the sum remains unchanged with the time. Last को constant ही रहेगा, कुछ भी change नहीं होगा। Law of conservation of linear momentum is independent of frame of reference. Third, linear momentum depends on the frame of reference. ये एक्सटर्नल फोर्स होने के बाद जो कांस्टेंट मोमेंट रहता है ये फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, पर्सन यहाँ पे है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये यहाँ से ऐसा देख रहा है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लीनियर मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिर्फ लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ से पोजीशन चेंज होगा, फर्स्ट पोजीशन यहाँ था फिर यहाँ था, तो डिपेंड करता है कि मोमेंटम हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसा चेंज होगा मोमेंटम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो उसका पोजीशन चेंज होगा। लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब ये बॉडी जो मास वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव है, जो कांस्टेंट कंजर्व है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड। तुम यहाँ पे रहो और यहाँ पे रहो, उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेम ही रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम है ना, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने इसमें दो पार्टिकल सेलेक्ट किया P1 P2, वो दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे, तो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट। एक्चुअली मैं दो पार्टिकल सेलेक्ट किया, दोनों को ऐड किया, तो मोमेंटम लास्ट को कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही रहेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि अभी द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स इन एब्सेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, एक सिस्टम में लिया, उसमें से दो पार्टिकल सेलेक्ट किया मैंने P1 एंड P2, वो इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको बोला जाता है? जैसे कि P1 P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दो पार्टिकल सेलेक्ट किया है, दोनों पार्टिकल का उनका मोमेंटम m1 v1, P2 का m2 v2 कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएट अबव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये चीज़ हम लोग मोमेंटम को टाइम के साथ रिस्पेक्ट कर देखेंगे कैसे, d/dt किया हम लोग। तो यहाँ पे मोमेंटम जो हो रहा है पार्टिकल्स का मास सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, कांस्टेंट है। तो उसी के लिए m1 तो पहले पार्टिकल का m1 कांस्टेंट है, मास चेंज होने से बाहर निकाला, कांस्टेंट किया। जो m2 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके लिए उसका मास बाहर निकाल के कांस्टेंट लेके विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी को ले रहा है। अभी dv/dt मतलब चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल एक्सेलरेशन। तो dv/dt बाद हमारा a1 आएगा, v2 /dt का क्या आएगा, a2 आएगा ना। अभी ये m1 a1 का मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू f1 m2 a2 इज इक्वल टू f2
इज इक्वल टू 0। अब ना यहाँ पे देखो, अब मैं F2 को तो शिफ्ट करता हूँ, F2 को शिफ्ट होने के बाद गेटिंग द वन माइनस साइन। एंड नाउ ऑब्जर्व हियर, अभी यहाँ देखो इफ ये फोर्स 1 फोर्स 2 दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। जो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है, इंडिकेट करता है तो फोर्स इज एक्टिंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। F2 इज इक्वल टू माइनस F1। देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ, इस न्यूटन थर्ड लॉ भी प्रूव किया ऐसा हुआ। When a man jumped out of the boat or shoes, the boat is pushed slightly away from the shores। मतलब आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जो एक ऐसे बोट होता है, एक पर्सन होता है, जब भी पानी होता है, ये जंप करने के बाद बोट पीछे सरक जाता है, स्लाइडिंग रॉड। हम कितना फोर्स एक्शन करते, बोट रिएक्शन देता है, पीछे रिएक्शन देता है। ये एक्शन रिएक्शन, तुम जंप कर रहे हो एक्शन, बोट स्लाइडिंग हो रहा है पीछे रिएक्शन। रिकॉलिंग ऑफ अ गन, दिस वन एप्लीकेशन है भी इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन रिकॉलिंग ऑफ ए गन। जैसे कि अभी देखो, एक गन है, एक बुलेट है, गन का वेलोसिटी दिया है Vg और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट का, Vb क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, mg गन का मास, यहाँ पे बुलेट का मास। अभी फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम, अभी बुलेट गन पूरा मिलाकर पूरा एक सिस्टम है भी है, तो फोर्स एक्सिट बाय द ट्रिगर विल बी इंटरनली, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनअफेक्टेड। जब हम लोग ट्रिगर मारते हैं तो फोर्स एक्सर्ट होता है ट्रिगर पे, तो इंटरनली और मोमेंटम सिस्टम पे रिमेन कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है। जब लेकिन हम लोग लेट mg मास ऑफ द गन, mb के बुलेट का मास है, Vg मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन, गन पीछे सरेगा तो उसका वेलोसिटी आएगा ना, उसका वेलोसिटी। अब जो बुलेट जा रहा है वेलोसिटी से, उसका Vb। अभी यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज 0। अभी हम लोग कुछ फायरिंग नहीं किए तो बुलेट मूव नहीं करेगा फॉरवर्ड, और गन भी पीछे बैकवर्ड मूव नहीं करेगा, तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, 0। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मतलब पूरा गन हमारा, बुलेट और गन दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, तो मोमेंटम क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन पे है। नाउ फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, जो हमारा गन का मास और उसका वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास प्लस उसका वेलोसिटी दोनों को ऐड करो, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब पूरे गन का सिस्टम, गन और बुलेट मिला के एक सिस्टम होता है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कैसा है जानना चाहते हो, तो कितना वेलोसिटी है गन का और कितना मास है, दोनों मल्टीप्लाई करो, उसका मोमेंटम मिलेगा, प्लस बुलेट का मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो, उसका मोमेंटम, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस एडिशन किए तो मोमेंटम को हमको टोटल सिस्टम फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मिलेगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे कंजर्व कैसा है, देखो मास जो mg Vg प्लस mb Vb, मतलब गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अभी सो रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो Vg उधर ही रखो, मास नीचे भेज दो, खत्म, जस्ट वी हैव शिफ्ट, ये जो मास mg है ना उसको नीचे भेज दो और इसको ऊपर शिफ्ट करो, आपको Vg मिलेगा। हाँ, तुमको अभी बुलेट का वेलोसिटी चाहिए तो शिफ्ट करो, तो इसको mg Vg इज इक्वल टू, इसको माइनस शिफ्ट कर दो, mb Vb माइनस mg Vg, ये नीचे आएगा mv, ये बुलेट वेलोसिटी फाइंड करना है, वहीं पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शिफ्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये हमारा गन का वेलोसिटी माइनस एम बी डिवाइड बाई एम जी इंटू वी बी। यहाँ पे हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी ऑफ ए रिकॉइल गन वेलोसिटी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मतलब नेगेटिव साइन हमको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो गन का वेलोसिटी ना ये बुलेट की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन पे है। ये गन का वेलोसिटी है, लेकिन गन का वेलोसिटी और गन का मास को रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मास कितना ज़्यादा होगा उतना वेलोसिटी कम होगा, कितना मास कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा गन के पीछे मूव होने के लिए। द हायर द मास गन लेसर द वेलोसिटी रिकॉइलिंग ऑफ द गन। कितना वेट ज़्यादा रहेगा उतना पीछे वेलोसिटी कम रहेगा। While firing, the gun must be held tightly so to the shoulder. This would be save the hurting the shoulder, because this condition the body of the shooter and gun behave as a one body. The total mass become large, recoiling velocity become too small. यहाँ पे क्या है, जब फायरिंग करते हैं तो जब पर्सन क्या करता है, और पर्सन इसको बहुत टाइटली होल्ड करता है। टाइटली होल्ड करे तो हमारे सिस्टम मैन और सिस्टम गन पूरा एक सिस्टम बन जाता है और मास इंक्रीज होता है। आदमी का मास गन का मास दोनों मिल जाते हैं, मास ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम, रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम हो जाता है। वही तो बोल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गन का कैसे करना है, गन ऑफ मास प्लस गन ऑफ मैन। तो मैन का भी आदमी का भी मास गन का मास दोनों ऐड किए तो इन्वर्सली किए तो वेलोसिटी कम हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन में भी न्यूटन थर्ड लॉ का है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आता है। जैसे कि इसमें क्या है, अभी देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट ऑन द लॉन्चिंग पैड इज ज़ीरो। अभी हमें रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है तो ये रेस्ट पोजीशन पे है तो ज़ीरो इनिशियल मोमेंटम। अभी while is a fire from the launching pad, exhaust gas such downward at the high speed and conserve momentum, rocket move upward। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो गैस एग्जस्ट होता है यहाँ पे, एग्जस्ट होने के बाद रॉकेट हमारा ऊपर मूव करता है। तो लॉन्चिंग पैड व्हेन द फायर फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड, फायर होने के बाद एग्जॉस्ट होता है गैस डाउनवर्ड हाई स्पीड से होने के बाद हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट है, ऊपर का नीचे का ऐड करो दोनों सेम ही होगा तो सेम कंजर्वेशन होगा। जैसे कि अभी समझो कि इनिशियली ये एम नॉट मतलब इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, अब इसमें पेट्रोल वो भरा हुआ है इसका मास, तो टोटल मास कितना है इसमें एम नॉट है। लेकिन जब मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ मास है, लेकिन कौन से भी टाइम में तुम जाकर मास चेक करो मास कम हुए रहता है। क्यों, पेट्रोल ख़त्म होता है ना, तो उसी के लिए मास भी कम होते रहता है एन इंस्टेंट ऑफ मास। एम आर रेसिडुअल मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर ऑफ द रॉकेट, मतलब खाली हुआ करने का उसके बाद मास कितना है। यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, जो यू कितना गैस एग्जिस्ट हो रहा पर उसका वेलोसिटी है यू। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, ऊपर चला जा रहा है वेलोसिटी वी, कैपिटल वी गेटिंग द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, स्मॉल यू इज शोइंग टू वेलोसिटी ऑफ ए एग्जिस्टिंग ऑफ गैस। दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है। अभी 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 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मास विल बी चेंजिंग। मास विथ रिस्पेक्ट टाइम मास कम होते रहता है। क्यों, पेट्रोल ख़त्म होते रहता है तो मास कम होते रहता है, तो वेट कम होते रहता है वो टाइम के साथ में। तो रेट ऑफ ए चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, रेट ऑफ ए फ्यूल कंजप्शन, रेट ऑफ ए इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल, ये सब टाइम के साथ में ख़त्म होते रहता है और ये dm/dt पे अफेक्ट होता है। ट्रस्ट ऑन द रॉकेट, अब इस ट्रस्ट मतलब इज लाइक ए फोर्स, इस पर कितना फोर्स लग रहा है ट्रस्ट पे। अब एफ इज इक्वल टू माइनस यू dm/dt माइनस एम जी। नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ द ट्रस्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैस। ट्रस्ट मतलब क्या है, ये है हमारा ट्रस्ट फोर्स, ये है ऊपर वाला,
ओके, ये एस्केपिंग गैस ये है, दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। तो कितना टच फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, इक्वल टू एम जी को हमने नेगलेक्ट किया है, तो ये माइनस यू डी एम बाई डी टी। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेगलेक्ट किए तो सिर्फ एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। इफेक्टिव ऑफ ग्रेविटी इज नेगलेक्टेड, ग्रेविटेशनल को हम नेगलेक्ट किए तो सिर्फ माइनस यू डी एम बाई डी टी टच फोर्स मिलेगा। कितना टच फोर्स ऐड कर रहा है रॉकेट पे। एक्सेलरेशन, ये ऊपर चला जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है पता नहीं। ए इज इक्वल टू यू बाई एम डी एम बाई डी टी माना जी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी हम नेगलेक्ट किए तो सिर्फ यू बाई एम डी एम बाई डी टी आएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, मतलब ये ऊपर जाने लगा, कौन से भी टाइम को हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कैसे फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू लॉग ई ब्रैकेट एम नॉट डिवाइड बाई एम ब्रैकेट जी टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। लेकिन अभी ग्रेविटेशन को हम नेगलेक्ट किए तो माइनस जी टी चला जाता है, फिर वही आएगा इफेक्ट ऑफ नेगलेक्टिंग v इज इक्वल टू यू लॉग ई एम नॉट डिवाइड बाई एम। दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू यू लॉग ई का 10 का। बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, उसमें गैस बर्न होकर बाहर निकल रहा है, उसका स्पीड कितना है। ओके, वी बी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रहेगा, यू लॉग ई एम नॉट डिवाइड बाई एम आर। स्पीड कंटेन्ड बाय द रॉकेट व्हेन द कंप्लीट फ्यूल गेट बर्न इज कॉल्ड बर्न आउट। स्पीड ऑफ रॉकेट, इट इज मैक्सिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय द रॉकेट। जो स्पीड है रॉकेट का कंप्लीटली फ्यूल गेट्स बर्न पर उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे बर्न आउट होता है उसका स्पीड ऑफ द रॉकेट भी बढ़ता है। तो मैक्सिमम स्पीड कब होता है, जब हमारा रॉकेट का जेट फास्ट होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन थीटा। हम कोई भी चीज़ एक एंगल पे फेंकते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज शील्ड ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट एट द मैक्सिमम हाइट। जैसे कि मैं ऊपर से ऐसे ऊपर फेंका, एक बॉल यहाँ से नीचे से ऊपर वर्टिकल प्रोजेक्टर फेंका मैं, फेंकने के बाद एक मोमेंटम इज कंजर्व जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। ये हमारा जो बॉल है ऊपर जगह एक्सप्लोजन होगा और बिफोर एक्सप्लोजन दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेम रहेगा। कैसे, देखो अभी नीचे m1 प्लस m2 यू कॉस थीटा, मतलब दोनों का भी कैसे सेम होगा, जब ये जा रहा है बॉल इसका एक्स एक्सिस से है, जो पार्ट दो पार्ट हो जाएंगे। क्या बोल रहा है उन्हें, मोमेंटम इज कंजर्व जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। लेकिन एक्सप्लोजन होने के बाद दोनों पार्ट कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे कि फर्स्ट केस 1, इफ द फ्रेगमेंट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन, देन क्या होगा, देखो अपोजिट तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अपोजिट होगा ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस आई माइनस है, लेकिन ये जा रहा है इसे कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वो यू कॉस थीटा, तो m1 प्लस m2 यू कॉस थीटा आई। एक्सप्लोजन हुआ, इसमें दो में एक्सप्लोजन होने के बाद समझो कि एक बॉडी है m1 इधर जा रहा है, m2 इधर जा रहा है, ये क्या होता है, ये आई आई जाएगा